जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि फेस्टिवल के बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको गिफ्ट पहले ही दे चुके हैं। जिन्हें गिफ्ट अभी तक नहीं मिले हैं वो 14 नवंबर सुबह 9 बजे और 16 नवंबर सुबह 9 बजे जाएं। भले ही मैं सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे होते हैं। मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हूँ। जब आप किसी कंपनी में किसी के अंडर काम करते हो तो आपको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और ये डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। और मैं भी डिसिप्लिन वे में आपको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। समय समय पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसी तरह से मुझे उम्मीद है अगला मौका भी अपना जल्दी ही आएगा जब मैं आपको कुछ और चीज़ें प्रोवाइड कराऊँगा। आप कभी भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, ना ही कभी घबराएं, ना ही कभी किसी कमियों के पीछे परेशान हो। बस आप जुड़े रहें, मिलते रहें और वो जो गिफ्ट आपको दिए हैं कैसे लगे वो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 14 नवंबर को दिवाली और बाल दिवस दोनों ही थे, उसका गिफ्ट था, और 16 नवंबर को भैया दूज था, उसका आपके लिए गिफ्ट था। मुझे उम्मीद है कि उन सब चीज़ों ने आपको खुशियाँ जरूर दी होंगी। बात करें आज के टॉप 25 क्वेश्चंस की, तो ये टॉप 25 क्वेश्चंस रिवीजन सेशन है। जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें हमें पता हैं, जिन चीज़ों को हम सीख चुके हैं, उनसे रिलेटेड ये है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ो। हम सिर्फ मुद्दे की बात पर जाएंगे। तो मुद्दे की बात हमें नजर आ रही है कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। मैंने उसे बताया कि मैंने मौके का फायदा उठाया। एक वर्ड आपका होता है अवेल, और इस अवेल का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। मौके का फायदा उठाना। आप में से बहुत सारे बच्चे पहुंच गए होंगे प्रोनाउन में, और प्रोनाउन में किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। आपको याद होगा बताया गया था कि अवेल आपका एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस में सेल्फ लगा दें। सिंगुलर में क्या लगता है? सेल्फ। सिंगुलर वर्ड में किसका यूज करते हैं? सेल्फ का। और प्लूरल में किसका यूज करते हैं? प्लूरल में यूज करते हैं सेल्फ्स का। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स लगाने से जो नया वर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो अवेल्ड आपके सामने आया हुआ है, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी गई है, बट कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? आई अवेल्ड माई सेल्फ। अब आप कहोगे कि सर क्या इसके साथ हमेशा माई सेल्फ आएगा? नहीं, हमेशा माई सेल्फ नहीं आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ सब्जेक्ट आई था तो माई सेल्फ कर लिया, सब्जेक्ट दे होता तो देम सेल्फ्स कर लेते, सब्जेक्ट सी होता तो हर सेल्फ कर लेते, सब्जेक्ट आपका वी होता तो आवर सेल्फ्स कर लेते, सब्जेक्ट आपका यू होता तो योर सेल्फ्स कर लेते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, एक बात जो आपकी सत्य है, हमेशा रहेगी, वो ये है कि अवेल के साथ हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाई हुसैन। हुसैन आपको पता होगा, MF हुसैन का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत फेमस पेंटर रहे हैं इंडिया के और बड़ा नाम है उनका। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग, कि उसके पास एक महंगी, एक्सपेंसिव आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महंगी, और यहाँ पर जो एन आया वो किसके लिए आया? पेंटिंग के लिए। प्रोनाउंसिएशन तो एक्सपेंसिव का ही करेंगे कि उसने MF हुसैन से एक बहुत महंगी पेंटिंग ली है। देखो, बाई का आना हमेशा पैसिव वॉइस की गारंटी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाई आया तो सेंटेंस हमेशा पैसिव में ही होगा, एक्टिव में भी हो सकता है। किस में हो सकता है? एक्टिव में भी हो सकता है। तो आई थिंक ही ओन्स एन एक्सपेंसिव पेंटिंग बाई हुसैन। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये पैसिव में तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है।
कुछ बच्चे बाई को देखकर ये सपने देखने लग जाते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में होगा, जबकि बाई आए और हमेशा सेंटेंस पैसिव में हो, ऐसा सत्य नहीं है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न्स द विजिटर्स टू बीवेयर अबाउट वियर्स। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि घरों के बाहर लिख दिया जाता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें, या जहां पर जंगली जानवर हो सकते हैं वहां पर लिख दिया जाता है बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से सावधान रहें। तो अ लार्ज साइन, एक बड़ा सा निशान, एक बड़ा सा इंडिकेशन बना हुआ था नियर द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर, वांट्स द विजिटर्स टू बीवेयर अबाउट वियर्स, और जहां पर विजिटर्स जो लोग आ रहे थे उनको वार्निंग दी गई थी कि यहां पर आपको भालू से सावधान रहना है। तो जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा था तो समझा रहा था कि बीवेयर के साथ हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। कई बार मैंने बताया, जैसे लिखा होता है बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से सावधान रहें, जंगली जानवरों से बच के रहें। तो एक बात याद रखो कि बीवेयर के साथ हमेशा ऑफ आएगा और ये आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। बीवेयर के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। ये क्या रहेगा? आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। शाम को 7 बजे जो टेंस वाली क्लास चल रही है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था और आपकी क्लास में भी बताया है। और ये बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे वो आपके रिवीजन पर बेस्ड है। और जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हमेशा पेपर को ध्यान रखते हैं, प्रीवियस ईयर को पेपर को ध्यान रखते हैं ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम इट इज टाइम की बात करेंगे, कभी भी आपके पास इट इज टाइम हो, कभी भी आपके पास इट इज हाई टाइम हो, या कभी भी आपके पास इट इज अबाउट टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इनके साथ हमेशा आप सिंपल पास्ट, मतलब जिसे हम कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। हमेशा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही यूज होगा, इसके अलावा और कोई टेंस यूज नहीं होगा। तो देखो, इट इज टाइम, वी शुड ना हो करके शुड हैव को हटा के वी डिड होना चाहिए, वी डिड समथिंग यूजफुल, क्योंकि तभी हम पास्ट इंडिफिनिट कर सकते हैं। और डिड यहां पर किस कंडीशन में आया? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस कंडीशन में हमने डू डिड डन का यूज किया। तो देखो, इट इज टाइम, वी शुड हैव को हटा दो। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो डन की जगह पर आपको डिड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। वो आपको इस बारे में बताएगा कि वो कब वापस आएगा। तो जरा इस पर भी ध्यान दें। देखो, इससे पिछले वाला क्वेश्चन था वो नोटेबल पॉइंट था, तो जरूर उसको नोट करिएगा। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे और मुझे जहाँ तक याद है कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको दिवाली से पहले पढ़ाए थे, शायद मंगलवार की क्लास में पढ़ाए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ये जो आप देख पा रहे हो ही विल टेल यू, मेन क्लॉज में अगर विल होता है तो इफ क्लॉज में किसका यूज करते हो? बोर्ड पे ऐसे ही लिखा था, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। इफ क्लॉज में हम किसका यूज करेंगे? इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो ये जो आपके पास ही विल आया हुआ है, व्हेन ही विल, तो इस ही विल की जगह पर आप विल को हटा के कम की जगह पर किसका यूज करेंगे? कम्स कर लेंगे, क्योंकि आपको बोला था इफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या हम कहें डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें कभी विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट इनका यूज
नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पढ़ाया जा चुका है उसी का रिवीजन है। एक दो सरप्राइज क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उनसे पैनिक मत होइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन ध्यान से पढ़ो और डायरेक्शन में मुद्दे की बात पढ़ लो। क्या कह रहा है डायरेक्शन? गिवन विथ ब्लैंक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ब्लैंक आपको फिल करने हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है? द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन साहब बीमार हैं, एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। अगर कोई इंसान बीमार है तो अब हमें मीटिंग का क्या करना पड़ेगा? कुछ दिन के लिए मीटिंग हमें स्थगित करनी पड़ेगी। तो पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे या पुट ऑफ क्या यूज करेंगे? ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी बताया है और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार आपके लिए कराई जा चुकी हैं। रिवीजन सेशन है ताकि आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सको, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ा सको, क्योंकि अब अपने पास लगभग 1 महीना ही बचा हुआ है अपने स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। तो पूरा माहौल बना देना है, आग लगा देनी है एकदम, पूरा मार्केट को मतलब ऑब्जर्व करना है कि कैसे हमें पेपर आता है, कैसे पेपर कराया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन सब को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करनी है। तो देखो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या हम कह सकते हैं टालना। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना या टालना। पुट ऑन की बात करें तो पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना और पुट ऑफ कोई सुटेबल वर्ड आपका होता नहीं है। पुट अवे का मतलब होता है दूर करना। तो भाई कोई चीज़ तो नहीं है कि कोई आदत तो नहीं है कि उसे हमने दूर कर दिया, हटा दिया। यहाँ पर बात हो रही है कि चेयरमैन साहब बीमार हैं, अब जो मीटिंग है उसे स्थगित कर दिया जाएगा, उसे टाल दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। कोई भी इंसान अपने काम को सावधानी पूर्वक इसलिए करता है ताकि उससे गलतियां ना हो, क्योंकि गलतियों की सजा बहुत बुरी देते हैं लोग। गलतियां माफ कोई नहीं करता है, तो गलतियों की सजा लोग दिया करते हैं। इस वजह से इंसान अपने काम को इस तरह से करता है ताकि वो गलतियां ना कर सके। तो यहां पर कौन सा वर्ड आप फिल करोगे? देखो, आई डू माई वर्क मिस्टेक्स टू, मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये जो टू और टू है ना, इनका होता है पेयर। टू और टू का क्या होता है? पेयर। हम सो और टू का पेयर तो नहीं होता है, वेरी और टू का पेयर तो नहीं होता है, मोर और टू का पेयर तो नहीं होता है। ये हमने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे पास टू और टू का पेयर होता है। जब हमें पेयर मिल गया तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, द कैट एंड द डॉग हैव अ एनिमी इन द रैट। चूहे और बिल्ली की दुश्मनी की कहानियां आपने पढ़ी हैं, चूहे और बिल्ली की दुश्मनी की कहानियां आपने सुनी भी हैं। तो देखो क्या है? सेम, कॉमन, म्यूचुअल, सिमिलर। ये जो दुश्मनी है वो सेम है, वो कॉमन है, वो म्यूचुअल है या वो सिमिलर है। ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ऑप्शन थोड़े से इसके खतरनाक है। द कैट एंड द डॉग हैव अ एनिमी इन द रैट। देखो, बिल्ली की भी रैट से दुश्मनी, बिल्ली भी चूहे को खा जाती है। कुत्ते की भी बिल्ली से दुश्मनी, कुत्ते की भी चूहे से दुश्मनी, वो भी खा जाती है। दोनों की जब ये दुश्मनी है तो इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल, जिसे कहते हैं पारस्परिक। क्या कहते हैं? पारस्परिक दुश्मनी है। यहां पर चूहे की भी बिल्ली की भी चूहे से दुश्मनी, बिल्ली भी चूहे को खा जाती है और कुत्ता भी चूहे को खा जाता है। तो ये पारस्परिक दुश्मनी है आपस में, ठीक है, म्यूचुअल कह सकते हैं। सेम का मतलब होता है समान, सेम का मतलब समान। समान तब कह सकते थे जब इन दोनों के बीच में दोस्ती होती। कुत्ते और बिल्ली के बीच में तो दुश्मनी है, कुत्ते और बिल्ली के बीच में भी तो दुश्मनी है। जब दोनों में दोस्ती होती तब हम सेम कह सकते थे, और जब सेम नहीं हुआ तो कॉमन भी नहीं होगा। और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों का एक ही दुश्मन है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है दोनों का एक ही दुश्मन है, एक ही दुश्मन नहीं, इनके और भी दुश्मन है, बट वो जो सीरीज है, वो कड़ी है, वो बनी हुई है, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज इन, अबाउट, एट और फॉर। तो वो कहानियां बनाने में, कहानियां बताने में बड़ा अच्छा है।
तो इसके लिए मुझे याद है कि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। चर्चा मैं आपसे पहले इसलिए कर चुका हूँ ताकि इन चर्चाओं में शामिल होकर आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकें। जब आप किसी काम में अच्छे होते हैं, गुड एट मेकिंग स्टोरीज, जब आप किसी काम को करने में अच्छे हों, आप कुकिंग करने में अच्छे हों, गुड एट, आप इंग्लिश में अच्छे हों, गुड एट, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हों, गुड एट, आप प्लेइंग में अच्छे हों, गुड एट, तो जब भी आप किसी काम में अच्छे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, गुड एट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, एट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉचिंग द मूवी इज फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड। ही टोल्ड मी दैट, बट याद रखना कि सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है ये सेंटेंस आपका, इनडायरेक्ट में। और जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंस परिवर्तन को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। देखो, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं आती, तब वो सेंटेंस पैसिव में होता है। वॉज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तब वो सेंटेंस भी पैसिव में होता है। हाँ, हैड के साथ हम थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट कंडीशन में भी और डायरेक्ट कंडीशन में भी। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रूफ देता है कि सेंटेंस हमारा किस में होता है, पैसिव में। और ये पैसिव में नहीं, ये तो हमारा इनडायरेक्ट में है सेंटेंस, और जब इनडायरेक्ट में है तो हम क्या करेंगे, हैड फिनिश्ड करेंगे, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला, डायरेक्शन ध्यान से पढ़ो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। मतलब आपको क्या देना है, सिनोनिम बताना है। आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स देने हो, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड देने हो, तो हम समझ जाते हैं कि हमें किसी वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है एक्वेंट, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट और एक्वायर। आसान वर्ड है लेकिन प्रीवियस ईयर का वर्ड है। मुझे जहां तक याद है ये वर्ड मैंने पहले आपको कभी नहीं कराया है क्लास में। तो ऑप्शन है एक्वेंट, अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट, एक्वायर। एक वर्ड हमारा यूज होता है एक्विंटेंस, और एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित, परिचित होना किसी से, या किसी से परिचय होना, किसी का, किसी से परिचित होना या किसी से परिचय होना, एक्विंटेंस। अब आप समझ सकते हो जो सुटेबल वर्ड मिल रहा है वो मिल रहा है इंट्रोड्यूस। क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस का मतलब भी होता है परिचय या परिचित, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस इज राइट ऑप्शन। अराउज की अगर हम बात करें तो अराउज का मतलब होता है किसी चीज को मतलब उठाना, या हम कह सकते हैं जब मुद्दे किसी मुद्दे की बात की जाती है, कोई मुद्दा उठाया जाता है, उस कंडीशन में इस अराउज का हम यूज करते हैं, ठीक है। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, जब हम किसी को किसी काम के लिए नियुक्त करते हैं, कोई काम के लिए कहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं एक्वायर का मीनिंग होता है किसी चीज को ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है चेंज। चेंज का भी आपको सिनोनिम देना है। ऑप्शन है अल्टर, रिन्यू, रिव्यू और रिपीट। सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखो, चेंज का मतलब बदलाव, उससे मिलता जुलता एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं अल्टरनेट, कि भाई इसका तो मेरे पास अल्टरनेट है, इसका तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो चेंज का मतलब बदलना, और अल्टर का मतलब भी होता है बदलना, ठीक है। रिन्यू का मतलब होता है नया करना, रिव्यू का मतलब होता है विश्लेषण करना, रिव्यू बोले तो विश्लेषण करना, और रिपीट का मतलब होता है दोहराना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आपको मिल सकता है जिसे हम कहते हैं ALTAR। इस अल्टर का मतलब होता है वेदी स्थल, जहां पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। बलि वाला जो जगह होता है, कई जगह कई धर्मों में या फिर कई सिचुएशंस में ऐसी प्रथा आज भी है जहां पर बलि दी जाती है, तो उसे हम अल्टर के नाम से जानते हैं। केवल ई की जगह ए हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि कल को कहीं अगर इस तरह का वर्ड आए तो उसके मीनिंग में आपसे गलतियां ना हो। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और ये है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का भी आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। कई बार क्या होता है कि वर्ड तो अपने पास बहुत आसान होता है, लेकिन उसके ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और ये ऐसा ही ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखो, रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रार्थना करना, या हम कह सकते हैं पूछना भी हो सकता है इसका मीनिंग। ऑफर का मतलब तो होता है किसी को कोई मतलब कुछ देने की कोशिश करना, किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना। ऑफर क्या होगा? प्रस्ताव रखना। सबके हिंदी लिख रहे हैं, भले ही आसान है। सजेस्ट, सुझाव देना। सजेस्ट क्या होता है? सुझाव देना। और प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना। प्लीज क्या होता है? प्रसन्न करना। प्लीज एक इंटरजेक्शन के तौर पर यूज होता है जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, लेकिन वहां पर उसका सिनोनिम प्लीज नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बच्चे प्लीज के साथ जाएंगे। जबकि प्लीज का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। आपको याद होगा कि प्लीज के साथ हम फिक्स प्रपोजिशन विद का यूज किया करते हैं। तो यहां पर आस्क का जो सिनोनिम होगा वो, सॉरी, रिक्वेस्ट का जो सिनोनिम होगा वो आस्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है अलार्म, फोरकास्ट, फेलियर और फोरसाइट। अच्छे वर्ड है, ऑप्शन इसमें भी थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करने की आपको जरूरत है। तो फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है जब हम किसी के लिए कोई चेतावनी, ये फॉरबिडिंग नहीं है, फॉरबिडन नहीं है, यहां मतलब होता है चेतावनी देना। सुबह अलार्म लगाते हो ना, उठने के लिए चेतावनी देते हैं, भाई उठ जा, 5 बज गए हैं, उठ लो अब। ठीक है, तो अलार्म ये रहा। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, मौसम से रिलेटेड होता है ये, भविष्यवाणी करना, और ये मौसम से रिलेटेड होता है। फेलियर असफलता, सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, फोरसाइट का मतलब होता है बहुत ही पैनी निगाह, जिसे कहते हैं पैनी निगाह, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही तेज निगाह आती है, उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जेन्युइन। जेन्युइन का भी आपको सिनोनिम देना है। ध्यान रखना, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि बच्चों से गलतियां इसमें हो ही जाती हैं। तो जेन्युइन की अगर हम बात करें तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है? वास्तविक। जेन्युइन बोले तो वास्तविक, रियल कह सकते हैं। गुड, अच्छा, अट्रैक्टिव, आकर्षित, लवेबल, जो हमें बहुत प्रिय लगे, जो हमें बहुत प्यारा हो, उसके लिए। तो जेन्युइन का सिनोनिम रियल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो यहां पर भी आपको क्या देना है? एंटोनिम देना है। 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम के रहे, अब कुछ क्वेश्चन आपके एंटोनिम के होंगे। तो देखिए क्या वर्ड है? डिमोलिश। इसका आपको एंटोनिम देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में है शिफ्ट, बिल्ड, रिपीट और हाइड। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हर बच्चा दे सकता है। देखो, अगर हम डिमोलिश की बात करें तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, बर्बाद करना, तोड़ फोड़ करना, तोड़ देना। तो इसका अपोजिट विल्ड हो जाएगा। विल्ड का मतलब होता है बनाना। विल्ड का मतलब क्या हो जाता है? बनाना। शिफ्ट की बात करें तो स्थगित करना या स्थानांतरित करना, बदलना भी कह सकते हैं, या स्थापित करना भी कह सकते हैं। रिपीट का मतलब होता है दोहराना। और अगर हाइड की बात करें तो हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। हाइड का मतलब छिपाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है जेनियल। जेनियल का आपको सिनोनिम देना है। ऑप्शन है स्टूपिड, स्टिंजाई, बुरिश और अनकाइंड। इसका सिनोनिम नहीं, सॉरी, एंटोनिम देना है आपको। क्या देना है? एंटोनिम देना होगा। तो सही जवाब देने की इसमें भी आप लोग प्रयास करें। अच्छा वर्ड है, और ये मैंने देखा है कि कई बार एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिला है, स्पेशली सीएचएसएल में देखने को मिला है। तो देखो, जेनियल की बात करें तो जेनियल का मतलब होता है जो इंसान दयालु प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है?
दयालु प्रवृत्ति का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाइंड, जो दयालु ना हो, जिसे हम निर्दयी कह सकते हैं। ठीक है। स्टूपिड मूर्ख, स्टिंजी कंजूस, बूरिस जानते ही हो जो बहुत बोरिंग टाइप का हो, नीरस हो, उबाऊ हो। आपको याद होगा इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने बड़ा अच्छा आपको बताया था, वनल, BANAL। रात की शाम की क्लास में एक दिन पैगन बर्ड भी बताया था जो धर्म त्यागी होता है, उसी दिन वनल वर्ड की बात की थी। मुझे बड़े अच्छे से याद रहता है जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका होता हूँ। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रिवेंट। ऑप्शन है प्रोटेक्ट, ब्लॉक, हिंडर और इंड्यूस। इसका भी आपको एंटोनिम देना है प्रिवेंट का। तो प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, ब्लॉक, हिंडर, इंड्यूस। ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज पर। क्या मतलब होता है? किसी चीज पर रोक लगा दी जाए, भाई बंद कर दो, ये नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंट कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंड्यूस। इंड्यूस मतलब आज्ञा देना कह सकते हैं। इंड्यूस मतलब उकसाना भी कह सकते हैं, कि किसी काम को करने के लिए किसी इंसान को उकसाया जाए। प्रोटेक्ट की बात करें तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। ब्लॉक का मतलब होता है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि ब्लॉक कर दो, ब्लॉक का मतलब बंद कर देना, जब्त करना भी कह सकते हैं। हिंडर का मतलब रुकावट, छिपाना या परेशानी, तीनों सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्लेजिबल। प्लेजिबल का भी आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन आपके सामने है इनप्लेजिबल, अनप्लेजिबल, इम्प्लेजिबल, डिसप्लेजिबल। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा सफिक्स और प्रीफिक्स सही रहता है। कई बार पहले तो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते थे और सफिक्स और प्रीफिक्स से रिलेटेड बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती थी। बड़े ध्यान से बच्चे देखा करते थे इन सफिक्स और प्रीफिक्सेस को। तो देखो प्लेजिबल का जो सही अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्लेजिबल। क्या हो जाएगा? इसमें ना आप इन लगाएंगे, ना डिस लगाएंगे और ना ही आप इसमें मिस लगाएंगे। इम्प्लेजिबल इसका सही जवाब हो जाएगा। मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जो चीज़ प्रशंसनीय हो, जो तारीफ करने योग्य हो, उसके लिए इस प्लेजिबल वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का भी आपको एंटोनिम देना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और हम लोग करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। ये आपका रिवीजन सेशन है और चूंकि आप सब लोग जानते हो त्योहार का सीजन चल रहा है, तो अगर कमेंट बॉक्स आपके नहीं एक्टिव है तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोग आसानी से अपने वर्ड्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उनकी जानकारी भी दे सकते हैं। तो देखो फ्रेलिटी, इसका आपको एंटोनिम देना है। तो फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। फ्रेलिटी मीनिंग कमजोरी होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ इसका अपोजिट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब होता है जब हम तीव्रता दिखाने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिटी, तीव्रता। और वेहीमेंस की बात करें तो वेहीमेंस का मतलब होता है जब हम घृणित या घिनौना काम करते हैं, उस कंडीशन में यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये यहाँ पर आपका एक नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लो और हम देख पा रहे हैं कि मुद्दे की बात पर जाएं तो इडियम्स और फ्रेज बताने हैं हमें। क्या बताना है? इडियम्स और फ्रेज बताना है। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। ये है नेगेटिव आर्गुमेंट्स जनरली एंड अप इन स्मोक व्हेन टीम मेंबर्स सिट टुगेदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज। जब किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात की जाती है तो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो बाद में व्यर्थी होती हैं। जो चीज़ बेकार होती है वो देर सबेर कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाती है। तो हमें बताना था एंड अप इन स्मोक का मीनिंग, और इसका मीनिंग होता है बिकम यूजलेस फाइनली, कि चीज़ें अंततोगत्वा अंत में बेकार ही हो जानी है, फालतू की ही हो जानी है। तो एंड अप इन स्मोक का मतलब हवा में उड़ा देना, धुएं में उड़ा देना और चीज़ों को बेकार कर देना। नेक्स्ट, अगला है ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस, एंट्री एंड एग्जिट, सेपरेट वेज, रूट और डिटेल्स। इन्स एंड आउट्स मतलब होता है इन्स एंड आउट्स का पूर्णतया, कंप्लीटली, सारी बातें जिस चीज़ की आप जानते हो उसके लिए हम इस इन्स एंड आउट्स का
यूज़ करते हैं। तो ये जो डिटेल्स वर्ड यूज़ हुआ है ये इसके लिए बिल्कुल सुटेबल रहेगा। तो डिटेल्स यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ सेवरेड लाइक वाइल्ड फायर। जो प्रेसिडेंट की मृत्यु की खबर थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई। जब कोई चीज़ बड़ी तेजी से, बहुत तीव्र गति से फैलती है तो उसे हम एक मुहावरा हिंदी में यूज़ करते हैं, जंगल में आग की तरह फैलना। तो देखो, द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो क्या हो जाएगा? स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैल जाना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन, कई बार आप लोग एक वर्ड यूज करते हो, आउट ऑफ द सिलेबस। क्या यूज करते हो? आउट ऑफ द सिलेबस। तो यहां पर हमने एक वर्ड लिखा आउट ऑफ द क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। बाहर जाना, छुट्टी पर जाना, विदेश में जाना, ये कैसी कंडीशन है? आउट ऑफ द question. Here is last question on your screen and the question is, when my friend was in Kolkata, he ran into an old friend at the theater. तो ran into का आपको मीनिंग बताना है। जब मेरा फ्रेंड कोलकाता में था तो क्या हुआ कि अचानक से इसकी मुलाकात थिएटर में एक फ्रेंड से होगी, पुराने मित्र से होगी। तो मीट एक्सीडेंटली, इसका मतलब है अचानक से किसी से मिल जाना, अचानक से मिलना। और ये अचानक से मिलना किस कंडीशन में यूज होता है? मीट एक्सीडेंटली या रैन इनटू कर सकते हैं। ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। मुझे उम्मीद है इन सारी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आप सीखना तो बहुत पहले से चाहते होंगे, लेकिन सही समय या फिर सही क्वेश्चन ना मिल पाने की वजह से आप नहीं सीख पा रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे थे वो एक बार लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपके लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए एक गुरुदक्षिणा हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट किया करो। और बहुत सारे बच्चे हैं दिवाली की पोस्ट शेयर की हैं, तो अपनी इस क्लास की पोस्ट को भी आप शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी नाम से इसका टेलीग्राम भी है, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। तो टेलीग्राम का हिस्सा बने और इसका PDF हम वहीं पर अपडेट कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।